क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का था, इसमें क्वेश्चन 1 ये था। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की बात की गई थी, कौन सी ट्रू या फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स वो कैश डिपॉजिट्स होते हैं जो जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ करती है। सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये वो होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताना था कौन सी करेक्ट थी और कौन सी इनकरेक्ट थी। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो दोनों ही स्टेटमेंट देखिए करेक्ट हो जाती हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों में अगर हम डिफरेंस कर दें, यानी कि एक तरह से MP माइनस FC कर दें अगर हम, तो क्या आता है। वो आता है देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए E। इसी के और में एक क्वेश्चन था, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लो हो रहा है, यानी कि सिर्फ गुड्स या सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा हो, पैसे का फ्लो ना हो रहा हो। फर्स्ट में देखिए फर्म्स टू हाउस होल्ड गुड्स या सर्विसेज, ये तो है रियल फ्लो। लेकिन यहाँ फैक्टर पेमेंट पैसे का फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, तो इसमें सिर्फ अकेले में रियल फ्लो नहीं हो रहा। सेकंड में देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये रियल फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज ये भी रियल फ्लो है। तो ये रियल फ्लो का एग्जांपल हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, देखिए थर्ड वाले में फैक्टर पेमेंट्स है, यानी कि पैसे का फ्लो हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यहाँ भी पैसे का फ्लो हो रहा है। डी में भी ऐसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो मनी फ्लो हो रहा है। तो इस अकेले हमें देखना था कि सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लो हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें से आपको बताना था कि वो कौन सा रेट होता है। तो वो होता है बैंक रेट, क्योंकि रेपो रेट आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फोर्थ है बोरोविंग्स बाय नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। देखिए, एक में बोरोइंग्स की बात की जा रही है कि नेशन बोरोइंग्स क्यों करता है और वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा तो क्यों कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ऐसा कुछ तो ये स्टेटमेंट 2 हमें नहीं बता रही है। तो बस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट तो हैं, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, ये असर्शन रीज़न नहीं है, चलिए फिर तो ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कि सेंट्रल बैंक ने कुछ फाइन लगाया है हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ वायलेशन ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स के चलते। तो इसमें एक बताना है कि इसमें सेंट्रल बैंक का कौन सा काम चल रहा, मतलब कौन सा फंक्शन है। इशू ऑफ करेंसी, तो करेंसी का इशू तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बैंकर टू द पब्लिक, नहीं ये भी नहीं है। बैंकर टू द गवर्नमेंट भी नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है ज़्यादा सूटेबल सही सबसे बैंकर्स बैंक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और 1/1 माइनस MPC क्या होता है, MPS, और K की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हमारे पास MPS क्या आ जाएगा, MPS हमारा आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। तो MPS की वैल्यू 0.25 है। आपको बस MPS कैलकुलेट करना था। MPS कैलकुलेट करेंगे आप तो 0.25 देखिए किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेविंग्स वाले फंक्शन में y के साथ मल्टीप्लाई में कौन होता है, MPS की वैल्यू। इसी के और में एक क्वेश्चन था, C इज इक्वल टू 205 प्लस 0.9y
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना था हमें इसमें। देखिए तो 0.9 क्या है हमारा MPC। अगर आप इसको कंपेयर करें C इज इक्वल टू C बार प्लस BY से, तो Y के साथ जो भी होगा वो B यानी कि MPC हमारा 0.9 हो गया। आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K निकालना था, तो K का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC, तो 1/0.1 10 आ जाएगा आंसर। देखिए इसका उसके बाद 7th क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है कि C जो है ना वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू Y, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तो खैर उल्टा हो जाता है। तो APC होता क्या है, APC होता है कि टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, तो C बाय Y। तो इस तरह से देखिए APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कब, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो हमारा फॉर्मूला है ये वाली वैल्यू बड़ी होती है और ये वाली वैल्यू छोटी होती है। मान लो ये 10 है और ये 8 है, तो आंसर कितना आएगा देखिए डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से बड़ा ही आएगा, 1.2 आएगा जो भी आएगा। अच्छा ये बड़ा क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, रेशो होता है टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम ना। तो इस तरह से असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और जो ये रीज़न है इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा इसका रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे भी। देखिए बट जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न अगर ये दिया होता कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट C ग्रेटर देन Y तो ज़्यादा सूटेबल रहता, तो रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन होता। बट APC बड़ा है 1 से ना, तो ये तो सिर्फ APC कैसे निकाला जाता है वो वैल्यू बताई गई है C बाय Y, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न ये नहीं बताया कि ग्रेटर देन 1 ही क्यों होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। बाकी आपके हिसाब से A है या B, आप भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए मैं अपना आंसर चेंज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सूटेबल A है। आप भी बताइए आपके हिसाब से A है या B है। A आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें गिवन था, डेफिसिट शो कर रहा है, मतलब माइनस में बैलेंस चल रहा है, -50,000। एक्सपोर्ट्स को मैंने X एज्यूम कर लिया, तो इंपोर्ट्स क्या होगा, इंपोर्ट जो है 5 टाइम्स है एक्सपोर्ट का, तो इसलिए इंपोर्ट क्या हो गया 5x। अच्छा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना आ रहा है -4x, यहाँ से मैंने x की वैल्यू सोल्व कर ली और वो आ गई 12,500। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रोड आर रिकॉर्डेड, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, देखिए करंट अकाउंट में, तो इसका आंसर या तो C होगा या D होगा। अब क्रेडिट या डेबिट, देखिए गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस आर सेंट अब्रोड, अब्रोड मतलब बाहर भेजे जा रहे हैं ना, तो एक तरह से पैसा बाहर जा रहा है, तो कहाँ आएगा ये डेबिट साइड आएगा। अगर रेमिटेंसेस आ रहे होते हमारे देश में तो फिर ये क्रेडिट साइड आता। उसके बाद आपको ट्रू बताना है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल ही आसान पूछ लिया था अगर आपको ये पता था तो। और 10th में अब सिचुएशन इन विच एन एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो ये कौन सी हुई, वॉल्यूंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स सेक्शन A के MCQs के अकॉर्डिंग टू मी, और आपके हिसाब से क्या आंसर्स पॉसिबल हैं आप भी ज़रूर बताएं, और अगर लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अलग होना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं, और साथ में एक्सप्लेन भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स भी समझ सकें कि हाँ आपके हिसाब से जो आंसर है वो क्यों है।